तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो संस्कृत के चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 मतलब 4 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। इस क्लास में कंप्लीट कराने वाले हैं 7वां नंबर चैप्टर जिसका नाम नीति श्लोका है, 8वां नंबर चैप्टर जिसका नाम कर्मवीर कथा है, 9वां नंबर चैप्टर स्वामी दयानंद और 10वां नंबर चैप्टर मंदाकिनी वर्णनम। तो चारों चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, गेस्ट क्वेश्चन हैं, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कवर करा देंगे। तो आप लोग पूरे क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे। 7वें नंबर चैप्टर में कुल 15 प्रश्न बताएंगे, 8वें नंबर चैप्टर में 9 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद 9वें नंबर चैप्टर में 14 क्वेश्चन बताएंगे और 10वें नंबर चैप्टर में कुल 12 क्वेश्चन बताएंगे। तो मिला जुला के 10-12 क्वेश्चन ही आपको हम हर एक सब्जेक्ट से बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 7वां नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7वें नंबर चैप्टर नीति श्लोका का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका नाम रचनाकारः का अस्ति। नीति श्लोका नाम रचनाकारः का अस्ति। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका नाम रचनाकार महात्मा विदुर अस्ति। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नीति श्लोका नाम के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति की रचना कौन सी है? तो विदुर नीति की रचना आप लोग ध्यान रखिएगा, महाविदुरस्य। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विदुर नीति महाविदुरस्य रचना अस्ति, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति। 2018 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति। बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विदुर नीति से संकलित पाठ कौन सा है? तो विदुर नीति से संकलित पाठ कौन सा है? नीति श्लोका है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विदुर नीति से संकलित पाठ नीति श्लोका है। जब हम आपको 10 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट करा देंगे इस क्लास में, इसके बाद 2-3 चैप्टर ही और शेष बच जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नर्क के द्वार कुल 3 प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। नर्क के द्वार 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विनय को आकृति मारता है। 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। विनय को कौन मारता है? तो विनय को आकृति मारता है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। बताइए कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, तो बताइए जल्दी से, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्यवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। 6ठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सत्यवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? 7वां नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? तो पहले भी हम आपको बताए हैं कि बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख व्यक्ति आता है। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? 2020 का क्वेश्चन है। बताइए 8वां नंबर, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? 9वां नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। ध्यान रखिएगा, 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के कौन से पर्व से संकलित किया गया है? किस पर्व से संकलित किया गया है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित किया गया है? 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका पाठ जो है वह महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। कहां से? उद्योग पर्व से संकलित किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? बताइए कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या ही परम तृप्ति आपको दे सकता है। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि परम तृप्ति देने वाला विद्या है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी लोग उन्नति चाहते हैं वह 5 दोष को त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष त्याग देना चाहिए? तो 5 दोष त्याग देना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है?
रूप की रक्षा किससे होती है? 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रूप की रक्षा मृगजया से होता है। ठीक है, रूप की रक्षा मृगजया से होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन, विदुर नीति। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, नीति श्लोका पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है, यानी कि लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? बताइए कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं। ठीक है, जो प्रियवादी पुरुष होते हैं वह सुलभ होते हैं। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए 7वां नंबर चैप्टर नीति श्लोका से कुल 15 क्वेश्चन हम आपको बताए। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर कथा। तो हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में कुल कितने क्वेश्चन है। कुल 9 क्वेश्चन है, 9 का जवाब हम लोग जानेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? बताइए पहला नंबर क्वेश्चन, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह युक्ति ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्मवीर कथा से ही लिया गया है, यानी कि कर्मवीर कथा से ही संकलित किया गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? जल्दी से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी उद्योगी पुरुषों का वर्णन करती है। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन था? 5वां नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम था। कर्मवीर राम प्रवेश राम था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीखन टोला कहाँ है? छठा नंबर क्वेश्चन, भीखन टोला गांव कहाँ है? बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का ही एक गांव है भीखन टोला। बिहार का ही एक गांव है भीखन टोला। छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? बताइए दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो 7वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्मवीर कथा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? तो ध्यान रखिएगा 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भीखन टोला में पहुंचे। भीखन टोला में शिक्षक पहुंचे थे। 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भीखन टोला में पहुंचे। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? बताइए कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्व पद। ठीक है, महत्व पद प्राप्त किया। कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्व पद। तो चलिए 8वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है कर्मवीर कथा, इससे संबंधित हम आपको 9 क्वेश्चन बताए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्वामी दयानंद। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन 9वां नंबर चैप्टर स्वामी दयानंद से संबंधित हम आपको 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद करिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई है? बताइए स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत से। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? बताइए स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुंबई में। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2018 और 2019 दोनों वर्ष पूछा गया है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन।
स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ है। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश में यानी कि गुजरात में जो टंकारा गांव है वह किसका जन्म स्थल है? चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब होगा? तो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है टंकारा ग्राम, जो कि गुजरात प्रदेश में पड़ता है। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंदस्य रचना क्या अस्ति? बताइए स्वामी दयानंद का रचना कौन सा है? स्वामी दयानंद का रचना क्या है? स्वामी दयानंदस्य रचना क्या अस्ति? तो पांचवा का हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी दयानंद की रचना का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। आप लोग ध्यान रखिएगा। एक ही तरह का नाम दे दिया रहेगा, दया शंकर, गौरी शंकर, मूल शंकर, प्रमोद शंकर, कंफ्यूज नहीं करना है, मूल शंकर था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कौन से गांव में हुआ था? अभी हम आपको ऊपर में बताए स्वामी दयानंद का जन्म कौन से गांव में हुआ था, तो टंकारा ग्राम। अभी हम आपको ऊपर में बताए कि गुजरात प्रदेश के टंकारा ग्राम में, तो सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, टंकारा गांव में। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? आठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ध्यान रखिएगा, आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्था के संस्थापक 2020 में पूछा गया है यह वाला क्वेश्चन। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। नौवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कौन थे? बताइए स्वामी दयानंद कौन थे? 10वां का कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे, समाजोद्धारक, बी नंबर ऑप्शन। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको पहले ही हम आपको बता दिए पिछले क्वेश्चन में कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधारक का काम किया, समाजोद्धार। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो समाजोद्धार काम किया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? जल्दी से बताइए 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण किया। दलितों ने हिंदू समाज का बहिष्कार करके क्या किया? धर्मांतरण किया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए आर्य शब्द, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे, तो इसमें आर्य जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? 14 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य। आर्य का क्या अर्थ होता है? सभ्य। 2021 के लिए यह वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 2019 में पहले से यह पूछा गया है। आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य। तो चलिए हम आपको 9वां नंबर चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए, स्वामी दयानंद वाला। कुल 14 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, एक ही वीडियो में 4 चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से बस देखते रहिएगा, एक ही वीडियो में 4 चैप्टर। अब चलिए 10वां नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारक का अस्ति। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारक का अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारक का अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दूसरा का कौन सा जवाब सही होगा? तो रामायण ग्रंथ के रचनाकार वाल्मीकि हैं। रामायण ग्रंथ के रचनाकार वाल्मीकि, सबसे पहले रामायण वाल्मीकि ही लिखे थे, जिसको कि वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। चलिए अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का हिस्सा है, किस ग्रंथ का अंश है? बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो अयोध्या कांड रामायण का ही एक हिस्सा है, तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अयोध्या कांड रामायणस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति, तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है?
कालिदासस्य यानी कि कालिदास हैं। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण से ही संकलित है। 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण से ही संकलित किया गया है। 6वां नंबर क्वेश्चन, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? 6वां नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? नदियां समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो 6वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाम और रूप दोनों को छोड़ करके। 6वां का बी नंबर ऑप्शन नहीं, सी नंबर ऑप्शन। कंफ्यूजन है रूप को छोड़ करके या फिर सी नंबर ऑप्शन, दोनों को छोड़ करके। हम इसको कमेंट में लगा देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 6वां में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमारे ख्याल से इसका सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए कि नदियां नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पहुंचते हैं, तो चित्रकूट में पहुंचते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुंचते हैं। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। आप लोग जानते होंगे कि चित्रकूट पर्वत के निकट ही मंदाकिनी नदी बहती है। 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मतलब कौन से कांड से लिया गया? बहुत सारे कांड है रामायण में, सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, बहुत सारे कांड है। तो बताइए मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो मंदाकिनी वर्णनम अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णनम अयोध्या कांड से लिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो कालिदास ने यहाँ पर मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही शेष बच गए, हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी पाठ में मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। 12 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मंदाकिनी वर्णनम पाठ से। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो काफी सिंपल है, वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम ही संकलित है। वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम संकलित है। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम आपको 10वें नंबर चैप्टर मंदाकिनी वर्णनम से कुल महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन बताए। तो कुल मिलाकर के हम आपको 7वां नंबर चैप्टर से कितने क्वेश्चन बताए? 15 क्वेश्चन बताए। देखिए 7वें नंबर चैप्टर से हम आपको 15 क्वेश्चन बताए। उसके बाद 8वें नंबर चैप्टर से हम आपको 9 क्वेश्चन बताए। उसके बाद हम आपको 9वें नंबर चैप्टर से संबंधित 14 क्वेश्चन बताए। और उसके बाद 10वें नंबर चैप्टर से संबंधित हम आपको 12 क्वेश्चन बताए। तो 12 क्वेश्चन, जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं यहाँ पर 15, 9, 14 और 12, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद 2-3 चैप्टर और बचता है जिसको हम नेक्स्ट डे अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही मजेदार लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए होंगे। यदि आपको बेहतरीन क्लास लगा, मजेदार क्लास लगा, बहुत बढ़िया क्लास लगा, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जितने सारे भी क्लास चले, सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण क्लास के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।